नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये दिसंबर 2020 की बात है। नाना पटोले महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर थे और उनकी तरफ से तब के जो सचिव थे विधानसभा के, उन्होंने रिपब्लिक टीवी के ऑनर और एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को एक नोटिस इशू कर दिया अवमानना का। आरोप ये लगाए गए थे कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में आपने उद्धव ठाकरे जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ काफी कुछ कहा है जो विधानसभा की अवमानना है। एक तो इसी पर विवाद था कि अगर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ कहा जा रहा है तो विधानसभा की अवमानना कैसे हो गई, और एक के बाद एक दो नोटिस उनको इशू कर दिए गए अवमानना के। अर्णब गोस्वामी इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया सचिव को कि स्पीकर का पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। ना तो स्पीकर पेश हुए और ना ही सचिव पेश हुए, बल्कि उल्टे विधानसभा ने भी और विधान परिषद ने भी एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी दिशा निर्देश को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और उसके बाद वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बस इतना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, तो उनके ऊपर किसी तरह की कड़ी कार्रवाई विधानसभा की ओर से नहीं हुई। यह वाकया मैंने आपको क्यों सुनाया है? क्योंकि इस समय जिस तरीके से महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर को लेकर के जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने टिप्पणी की है, तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या चीफ जस्टिस ने या उनकी अध्यक्षता में जो पीठ सुनवाई कर रही है अयोग्यता के मामले का, उसमें अगर उनकी पीठ ने कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं स्पीकर को कि वो जल्दी से जल्दी समयबद्ध एक फैसला सुनाएं, क्या स्पीकर उनके इस दिशा निर्देशों को मानने के लिए बाध्य हैं? और अगर वो नहीं मानते हैं, वो अपनी ही रफ्तार से अपना फैसला आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई संविधान पीठ क्या कर सकती है स्पीकर के खिलाफ? क्योंकि संविधान में तो सबकी जो पावर है, सबके जो क्षेत्र हैं, वो स्पष्ट हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर या हमारी संसद के भी स्पीकर और जो सभापति है राज्यसभा के, वो अदालतों के दिशा निर्देश मानने के लिए बाध्य हैं? मेरे साथ कानूनी मामलों के बहुत ही माहिर जानकार, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों के भी मर्मज्ञ विजय सरदाना साहब जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। विजय जी, आपने सुन लिया होगा जो कुछ मैंने कहा अभी दर्शकों से, तो मैं पहली टिप्पणी तो आपसे इसी पर चाहूंगा कि क्या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय किसी लंबित मामले की सुनवाई करते समय विधानमंडल के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको क्या नोटिस इशू कर सकते हैं? और यदि जारी किया गया है तो क्या पीठासीन अधिकारी इसका उत्तर देने के लिए बाध्य हैं? क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है, पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये चीजें सामने आ रही हैं, ना तो विधायिका और ना ही न्यायपालिका इसका कोई ठोस जवाब दे पा रहे हैं।
ओंकार जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये बहुत स्वागत। सर देखिए, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं ये एक हमारे पास, जिसको हर आदमी कहता है गाइड बुक है कि ये देश कैसे चलेगा, वो है भारत का संविधान। जिस मुद्दे की आपने चर्चा करी उसमें कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं जो भारत का संविधान कहता है, और हम अपने साथियों के लिए, दर्शकों के लिए उसका थोड़ा सा आज विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जो मुद्दा है ये काफी महत्वपूर्ण है। सर, संविधान में ये बात बिल्कुल क्लियरली कही गई है कि संविधान में जो पावर्स हैं, जो तीन हैं, हम जिसको कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर, जो एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, कि जो तीन स्तंभ हैं हमारे संविधान के, जुडिशरी जिसमें हमारे जजेस आते हैं, कोर्ट्स आते हैं, दूसरा पार्लियामेंट जो जनता जिनको चुन के भेजती है, जिसमें हमारे एमएलएज और एमपीज जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, क्योंकि जनता की आवाज वो होते हैं, और तीसरा है एग्जीक्यूटिव जिसमें मंत्रीगण और बाकी सरकार। मंत्रीगण जब एमएलए एमपी हो सकते हैं, लेकिन मैं उसको डिवीजन कर रहा हूं वर्क को लेके। तो तीनों चीजें अलग हैं, एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगी। ये बात संविधान में लिखी गई है, और यही कारण है कि जब भी कोई घटना होती है तो इसीलिए आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट कभी सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट के मामले में, या कोई भी असेंबली उनके मामले में दखल नहीं करती, और यही एक्सपेक्टेशन है मतलब कि कोर्ट से भी, कि वो इंटरफियर नहीं करेंगे। अब मैं इसके जो शब्द से जो लिखी हुई है लैंग्वेज, वो अपने दर्शकों के लिए पढ़ना चाहता हूं, जी जी। ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ऐसा ना लगे कि ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, मतलब मेरी भाषा है। मैं एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज पढ़ता हूँ, और जो हमारे दोस्त थोड़ा लीगल डिटेल में जानना चाहते हैं वो भी नेट से कॉन्स्टिट्यूशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कोई नई बात नहीं है उसमें। आर्टिकल 211 ये बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर, no discussion shall take place in the legislature of a state with respect to the conduct of any judge of Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties. ये कहना बिल्कुल क्लियर है कि जजेस क्या कर रहे हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी संसद में या लेजिस्लेटिव जो स्टेट का है उसमें आप ये चर्चा नहीं करेंगे कोर्ट में बैठ के कि जज ने ये डिसीजन सही लिया, मतलब कि पार्लियामेंट या विधानसभा में बैठ के डिसीजन आप या उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि जो जजेस ने निर्णय लिया वो सही है या गलत है। ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। अब आता है उसके बाद अगला आर्टिकल, आर्टिकल 212, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर। The validity of any proceedings in the legislature of a state shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure. No officer or member of legislature of a state in whom powers are vested by or under the Constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in the legislature shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of exercising by him of those power. कहने का मतलब बहुत क्लियर हो गया कि कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जस्ट थोड़ा सा डाइग्रेशन। अगर सड़क पे दंगा होता है, मैं अगर किसी पे पत्थरबाजी करता हूं, तो आप मुझे आईपीसी की धारा में अराजकता फैलाने के आरोप में अरेस्ट कर सकते हैं। जी लेकिन हमने देखा विधानसभा में कागज फाड़े गए, माइक फेंके गए, कभी कोई एमएलए अरेस्ट हुआ? क्या उस पे कोई आईपीसी की धारा लगी? नहीं लगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि एमएलए या एमपी जो संसद में करते हैं, वो संसद या विधानसभा को अगर अखाड़ा भी बना दें, वहां आगजनी भी कर दें, तोड़फोड़ भी कर दें, हकीकत यह है कि तब भी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस चार दीवारी के अंदर हो रहा है।
अरविंद केजरीवाल विधानसभा में खड़े होकर के क्या क्या नहीं असंसदीय भाषा का और उकसावे वाली चीजों का अब तक पता नहीं कितनी बार प्रधानमंत्री से लेकर के एलजी के खिलाफ वो कर चुके हैं। क्या हुआ उनका आज तक? बिल्कुल सही कहा आपने। आपको याद होगा कि चौथी पास राजा की वो कहानी विधानसभा में खड़े होकर सुनाते हैं। विधानसभा के बाहर आके उनकी हिम्मत नहीं होती, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलते हैं आके पत्रकारों को, जो मैंने विधानसभा में बोला है बस आप उसको चला दो। तो जब उनसे ये बोला जाता है कि वही कहानी आप बाहर सुना दो, तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर सुनाए, क्योंकि उनको पता है कि विधानसभा के अंदर वो कुछ भी बोलेंगे उसमें कोर्ट और कानून इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन अगर वही स्टेटमेंट आपने उस चार दीवारी के बाहर बोले तो आपको जेल हो जाएगी, मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। और यही गलती राहुल गांधी जी ने करी, और उस गलती से केजरीवाल ने सीख लिया कि सोच समझ के बोलना, अगर विधानसभा के बाहर बोलना है तो ये सारी प्रक्रिया हमें समझनी होगी। इसको बोलते हैं पावर्स एंड प्रिविलेजेस, जो आर्टिकल 194 में संविधान ने हमारे एमएलएज या विधानसभाओं को दिया है। ये है हमारा कानूनी प्रावधान कि कोर्ट किसी भी रूप में विधानसभा या संसद की कार्रवाई में इंटरफियर नहीं कर सकता, जिस तरह से विधानसभा और संसद कोर्ट की कार्रवाई में इंटरफियर नहीं कर सकते। तो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आर्टिकल 211 और 212 ये बहुत क्लियर डिवाइडिंग लाइन क्रिएट करते हैं कि आपकी जो सीमा है वो बस इस बाउंड्री के बाहर है, आप अंदर नहीं जा सकते। ये बहुत क्लियर बात है। अब मुद्दे पे आते हैं जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ये कर रहे हैं कि जो हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पे जब पार्टियां विघटन होती रहीं कि हमने इस पार्टी को तोड़ा, अपने साथ मिला लिया, उसको कर दिया, और उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है कि अगर कोई एमएलए एमपी अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई होता है। अब ये पहले प्रावधान नहीं था, लेकिन अगर हम देखें तो इसी संविधान में 191 में एक प्रावधान लाया गया था डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप को लेके, और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था डिस्क्वालिफिकेशन को लेके कि किन किन आधार पे एक एमएलए या एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ये एक संविधान संशोधन किया गया था 1985 में 52nd अमेंडमेंट के तहत। जी। और उसमें शेड्यूल 10 पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया था, और उसमें यह कहा था कि कौन डिस्क्वालीफाई होगा, कौन नहीं होगा, कौन किसकी सदस्यता में है या नहीं है, इस पूरे मामले में जो अधिकार है वो स्पीकर का है, क्योंकि वो स्पीकर को ये पावर्स हैं एज पर सदन कि वो ये डिसाइड करेंगे कि क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है, और ये अधिकार सिर्फ स्पीकर का है। अगर आपको लगता है कि किसी एमएलए एमपी ने कुछ गड़बड़ करी है, आप स्पीकर को कंप्लेंट करिए, प्रूफ दीजिए, और उसके बाद स्पीकर की ये, जिसको हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन को लेके ये पूरा प्रावधान उस पर दिया गया है। अब उसमें पूरा का पूरा जो एक चैलेंज है वो ये है कि उसमें टाइमलाइन नहीं दी गई कि कितने दिन में स्पीकर साहब इसका फैसला लेंगे। आप एडवाइस दे सकते हैं, आप कह सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इन द इंटरेस्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, आप कुछ भी जस्टिफिकेशन देके कह सकते हैं कि भैया न्याय कर दो जल्दी, लेकिन आप क्या किसी को बाध्य कर सकते हैं? तो अगर ऐसा होगा तो कल को फिर एमएलए और एमपीज भी ये कहने लग जाएंगे कोर्ट को कि सर ये जो केस है इसको आप 15 दिन में इसका फैसला कर दीजिए, या 15 महीने में कर दीजिए, या 1 महीने में कर दीजिए। तो क्या ये उचित होगा? अब ये क्या एनक्रोचमेंट होगा या नहीं होगा, मुद्दा इस बात को लेके आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मैं अपने दर्शकों को जरा बताता चलूं संक्षेप में ये मामला है क्या पूरा। 20 जून 2022 शिवसेना के 15 एमएलए और 10 निर्दलीय विधायकों के साथ सूरत पहुंचते हैं, फिर गुवाहाटी के लिए निकल जाते हैं। 20 जून 2022। 23 जून को जो एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने दावा किया कि शिवसेना के 35 एमएलए उनके साथ हैं। उन्होंने अपना लेटर भी जारी किया। 25 जून को डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस इशू कर दिया। जो बागी विधायक थे जिनको नोटिस इशू किया गया, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। 26 जून को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस, डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजे और बागी विधायकों को कोर्ट से राहत मिल गई। यानी जो नोटिस इशू किया गया था उनको अयोग्यता का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये एक आदेश सुप्रीम कोर्ट से आ गया कि उनको पर्याप्त समय दीजिए अपना पक्ष रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि हफ्ते भर में आप नोटिस भी इशू कर दें और उनकी सदस्यता भी खारिज कर दें। 28 जून को राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे, जो मुख्यमंत्री थे उस समय एमवीए सरकार के, उनको बहुमत साबित करने के लिए कहा। 29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने की जो याचिका दाखिल की गई थी उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से, वो रोक लगाने से इनकार कर दिया और इसके बाद उद्धव ठाकरे ने चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे दिया। 30 जून को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। याद रखें, हम 25 जून 2022 को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए कितना समय लिया और फिर अपना फैसला सुनाने में कितना समय लिया। 25 जून 2022 और फैसला सुनाया 11 मई 2023 को, यानी करीब करीब 11 महीने लिए। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चाहते हैं 11 मई से अब लगा लीजिए, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने हुए। उन्होंने कहा था कि जो विधायकों की अयोग्यता का मसला है, इस पर फैसला स्पीकर ही लेंगे और यही कानून सम्मत भी है। तो वो खुद तो फैसला सुना रहे हैं 11 महीने में और स्पीकर से चाहते हैं कि 5 महीने के भीतर वो डिसीजन कर दें। स्पीकर का पिछले दिनों बयान आया था कि मैं सोच समझ करके संविधान के अनुसार फैसला करूंगा, जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि किसी के साथ अन्याय हो जाए। ये जो आज का बयान है चीफ जस्टिस का, मुझे तो पढ़कर के ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि कोई स्पीकर को समझाए कि हमारे आदेश का उल्लंघन वो नहीं कर सकते और उन्होंने ये भी कहा कि अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला अगले विधानसभा चुनाव से पहले आ पाएगा या नहीं, या फिर पूरी प्रोसेस नाकाम हो जाएगी। विजय जी, ये जो टिप्पणी है चीफ जस्टिस की, ये हैरान करती है। आप किसी स्पीकर पर इस तरह का प्रेशर बिल्डअप कैसे कर सकते हैं? और आप ये मौखिक टिप्पणियां कर रहे हैं, आप लिखित में भी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर रहे हैं और शायद लिखित में वो कर भी नहीं सकते। सर, बात वहीं आ जाती है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, किसकी क्या मर्यादाएं हैं, कहाँ किसकी लिमिटेशंस हैं। ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता तो कन्फ्लिक्ट दूसरे भी हो सकते थे, लेकिन क्योंकि ये चीजें, जैसा मैंने बहुत क्लियरली कहा कि आर्टिकल 211 और 212 बहुत क्लियर है कि आप एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि कल को अगर ये बात, मान लीजिए कि लेट्स रिवर्स द स्टेटमेंट, यही बात अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
या मंत्री या स्पीकर या गवर्नर या कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये बोले कि जजेस को समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, थोड़े अपनी रफ्तार बढ़ाएं, तो क्या ये उचित होगा? क्या ये एक दूसरे की मर्यादा के अंदर हस्तक्षेप नहीं होगा? सवाल वो आता है सर। और ओपिनियन कुछ भी हो सकती है। यही होता है कि बहुत बार जो ओरल टिप्पणियां होती हैं, विवाद उस पे ज्यादा हो जाता है, लोग एक्चुअल डिसीजन नहीं पढ़ते। और जब से आज की तारीख में तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो जो भी इवन ओरल स्टेटमेंट भी दिया जाता है तो अगले 5 मिनट में वायरल न्यूज बन जाता है, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, सब जगह। तो आने वाले समय में ये चुनौतियां हमारे जजेस के लिए रहेंगी कि वो क्या बोलें क्या ना बोलें, क्योंकि जो भी आज स्टेटमेंट आता है वो उसका एक सिग्निफिकेंस हो जाता है। अगर वो सिग्निफिकेंस नहीं होता तो हम भी यहाँ चर्चा नहीं कर रहे होते। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये समाज में इस समय विवाद का मुद्दा है कि क्या कोर्ट विधानसभा के अध्यक्ष को या एक जज स्पीकर को डायरेक्शन दे सकता है कि उसको कैसे काम करना है, और अगर दे सकता है तो किस प्रावधान में, और नहीं दे सकता तो उसके क्या प्रावधान। तो इसीलिए आज की चर्चा शुरू करने से पहले जो आपने सवाल उठाया उसका मैंने अपने साथियों के लिए, दर्शकों के लिए विस्तार से इसलिए विश्लेषण किया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, कोर्ट ने सही कहा, कोर्ट ने गलत कहा। ये ओपिनियन हो सकती है, लेकिन ये लीगल पोजीशन नहीं है। अगर ये लीगल पोजीशन होती तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब अपने रिटन ऑर्डर में भी ये दे सकते थे, और शो कॉज नोटिस भी इशू हो सकता था, एक नोटिस स्पीकर को भी जा सकता था कि व्हाई यू आर टेकिंग सो लॉन्ग, प्लीज एक्सप्लेन। तो लेकिन ये नहीं किया गया, क्योंकि उनको भी पता है, हाँ, एक परसुएसिव पावर होती है, एक जिसको हम ये कह सकते हैं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट में एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा इन्फ्लुएंस कर सकते, इन्फ्लुएंस इज अ वेरी डेंजरस टर्म। हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं कि हम जो डिसीजन है वो टाइम पे और सही लें, ताकि जो न्याय प्रक्रिया है और जो पर्पस था कानून लाने का, उसकी मर्यादा बची रहे। क्योंकि होता क्या है ना सर, कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, अब इसमें क्योंकि टाइमलाइन नहीं है, तो अगर अब इसमें टाइमलाइन डालनी होगी तो वापस पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। जैसा दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, केजरीवाल के केस में जब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए आपको संविधान में संशोधन करना होगा दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। और उसका बेनिफिट ऑफ डाउट केजरीवाल को दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा ही बेनिफिट ऑफ डाउट एक बार पहले केस आया था 1992 में, कि हो तो होलोन जो वहां के नागालैंड के एमएलए थे, उनपे भी ये मुद्दा आया था डिस्क्वालिफिकेशन को लेके। लेकिन वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई ये पूरा का पूरा जो काम है ये अल्टीमेटली ये डिस्क्रिशन है स्पीकर का, आप उसको कुछ भी बोल दीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया था कि जो स्पीकर का पावरफुल रोल है, क्या ये जो संविधान है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है, अगर न्याय टाइम पे नहीं हो रहा है, चीजें टाइम पे नहीं हो रही हैं, तो क्या है। तो उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए ये स्पीकर का जुरिस्डिक्शन है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और जब हम 10th शेड्यूल पढ़ते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें कहीं पे भी टाइमलाइन नहीं दी गई थी। और उसमें एक बात जरूर कही गई थी, वो भी मैं अपने दर्शकों के लिए पढ़ के बता देता हूं, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। बार ऑन ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, अगर मैं उसका शेड्यूल 10th, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, जो उसमें क्लॉज 7 है, वो ये कहता है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन नो कोर्ट शैल हैव एनी ज्यूरिडिक्शन in respect of any matter connected with the disqualification of member of a house under this schedule। तो पहली बात तो आप किसी भी विधानसभा की कार्रवाई, क्योंकि मैं पार्लियामेंट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सारा मामला विधानसभा से है, महाराष्ट्र विधानसभा की किसी भी कार्रवाई में कोर्ट वैसे भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब ये अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में,
उसमें भी ये लिख दिया गया कि डिस्क्वालिफिकेशन के मेंबर में मैटर्स में भी कोर्ट इंटरफियर नहीं करेंगे। जो स्पीकर ने डिसीजन ले लिया फाइनल है। मान लीजिए कि स्पीकर किसी को बोलता है कि ये डिस्क्वालीफाई है और वो बंदा पहुंच जाता है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और कोर्ट कहता है कि नहीं, यू आर नॉट डिस्क्वालीफाइड, यू आर एलिजिबल, रीइंस्टेट। तो क्या स्थिति होगी? क्योंकि विधानसभा तो चलानी है स्पीकर को, और अगर कोर्ट उसको रीइंस्टेट कर देता है तो ये मौकरी बन जाएगी। फिर आप स्पीकर की जो पोजीशन है, और स्पीकर कौन है सर? ए पर्सन हु इज इलेक्टेड बाय द विधानसभा। बिल्कुल, वो चुनाव से बन के नहीं आया है। सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने, जो स्पीकर है या जो अपने विधानसभा में स्पीकर हैं, लोकसभा में अध्यक्ष हैं, और अपने राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो अगेन प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, ये सब वहां की जो मेजॉरिटी है वो चुनती है। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में देश की जनता ने स्पीकर को सुना है टेक्निकली, और वहां पे अगर कोर्ट का ये डिसीजन आ जाए कि नहीं, जो स्पीकर का डिसीजन है वो गलत है, आप डिस्क्वालीफाई नहीं है, वी आर रीइंस्टेटिंग यू, तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बचा ही नहीं, फिर तो अगेन एनक्रोचमेंट ऑफ पावर हो गया। तो ये चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाते। इसीलिए संविधान में ही इन बातों का प्रावधान रख दिया गया है कि आप सब अपनी अपनी मर्यादाओं में एक दूसरे का सम्मान करते हुए कार्य करेंगे, और ये अपेक्षा की जाती है। देखिए, जो भी आदमी, अगर आज मान लीजिए कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज कोई डिसीजन लेता है या हाई कोर्ट का जज कोई डिसीजन लेता है, और ऐसा होता है ना सर कि अक्सर हाई कोर्ट के जजमेंट, हम ये मानते हैं कि जजेस आर ऑलवेज राइट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरटर्न कर देता है। कल को अगर वही मान लीजिए कि हाई कोर्ट का जजमेंट विधानसभा ओवरटर्न कर दे, तो क्या होने वाला है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, तो फिर तो एनार्की हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब है कि सर, हर एक को उनकी मर्यादा का जो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखना इसलिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को बताते रहें कि भैया हमें अपनी मर्यादा में रहना है, तभी ये देश सुचारू चलेगा, नहीं तो फिर अराजकता होगी। और उस अराजकता को रोकने के लिए ही ये प्रावधान है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कहीं पे भी टाइमलाइन नहीं दी गई है कि स्पीकर साहब कितने दिन में डिसीजन लेंगे, जैसे कोर्ट्स में है। अगर मैं आज केस फाइल करता हूं तो ये कहीं प्रावधान नहीं है कि, इवन जहां पे प्रावधान है कंज्यूमर कोर्ट्स में या बाकी जगह की 90 दिन में जवाब आ जाएगा, 60 दिन में ये करना, वही नहीं हो रहा है। जहां पे टाइमलाइन दिया गया था वो भी डिरेल हो रहा है। तो क्या वहां के हम प्रिजाइडिंग ऑफिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? मान लीजिए कोई कंज्यूमर कोर्ट में जज है और उसने टाइमलाइन में जवाब नहीं दिया, या अपना जुरिडिक्शन में उसके जो भी है उसने निर्णय नहीं लिया, तो क्या आप वहां के जज को पनिश कर पाएंगे कि भाई आपने 30 दिन में या 60 दिन में जवाब क्यों नहीं दिया? तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको आप कह सकते हैं कि विद गुड इंटेंशन, विद ऑल पॉसिबल गुड, जिसको आप ये कह सकते हैं कि संविधान और समाज के हक में या इंटरेस्ट में जो हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे, आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप किसी को फोर्स कर दें और सिचुएशंस, अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स है, कोई बोल सकता है कि साहब इसमें रिश्वत है, कल को कोई जजेस पे भी आक्षेप लगाएगा कि सर ये जानबूझ के केस को डिले कर रहे हैं, देयर में बी सम वेस्टेड इंटरेस्ट, तो फिर ये चीजें सर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, बहुत मुश्किल होगा देश को संभालना। तो सिर्फ मेरा यही कहना है कि जो चीफ जस्टिस ने कहा है वो मेरे ख्याल से वो परसुएसिव है, उन्होंने मोटिवेट करने के लिए कहा होगा, उनका इंटेंशन इंटरफियर करना नहीं होगा, इसीलिए उनके रिटन जजमेंट में या रिटन स्टेटमेंट में बात नहीं। कोर्ट की जो एक्चुअल में प्रोसीडिंग थी, मैं संक्षेप में बता देता हूं अपने दर्शकों को। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है एमएलए की, 13 अक्टूबर को एक्चुअल में इसकी एक सुनवाई हुई, और इसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, इनकी बेंच ने मामले की सुनवाई की। और
जो स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, उनकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे। उद्धव ठाकरे की तरफ से कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। जो शिंदे गुट है उनकी तरफ से मुकुल रोहतगी पेश हुए थे। यानी सारी तोपें थी उस समय जब इस मामले की सुनवाई हुई, वो अलग अलग पक्षों की तरफ से वहां पर मौजूद थे। और शुरुआत जो है वो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने की इस बेंच के सामने। उन्होंने कहा कि साहब ये स्पीकर ने तो 1 साल के लिए सुनवाई का शेड्यूल बना दिया है। ये कहते हुए अध्यक्ष ने जिरह और साक्ष्य दर्ज करने हैं, इसके लिए तो उन्होंने लंबी समय सीमा तय कर दी। 1 साल का शेड्यूल बना दिया, मतलब अब से 1 साल अगर लगा लें तो विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी 2024 में। अक्टूबर में ही वहां पर चुनाव होने हैं। तो इनका कहना था कि साहब 1 साल का शेड्यूल उन्होंने साक्ष्य देने और गवाही वगैरह और जिरह करने के लिए बना दिया है, तो इसमें तो अब लगता नहीं है कि जल्दी कोई फैसला आएगा। तो कपिल सिब्बल ने ये कहा कि क्या ये मामला एक दीवानी मुकदमा है और 10वीं अनुसूची के तहत होने वाली कार्रवाई छोटी मानी जाती है, ये तो एक तमाशा बनता जा रहा है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर, किसी को स्पीकर को सलाह देनी होगी, वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को खारिज नहीं कर सकते। वे किस तरह की समय सीमा तय कर रहे हैं, ये एक छोटी प्रक्रिया है। पिछली बार हमने सोचा था कि बेहतर काम होगा और उनसे पूछा था कि एक शेड्यूल निर्धारित करें। जून के बाद से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले में क्या हुआ है, कुछ भी नहीं। यह दिखावा नहीं बन सकता। तो तुषार मेहता का यह कहना था कि 10वीं अनुसूची के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाला स्पीकर एक ट्रिब्यूनल है और ट्रिब्यूनल दिन प्रतिदिन के कामकाज में मतलब दिक्कत भी हो सकती है, कर सकता है। इसके बाद बेंच ने 17 अक्टूबर तक स्पीकर को फैसला लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने का समय दिया, आदेश दिया। और सीबीआई ने कहा कि अगर हमें लगता है कि वो उचित समय सीमा तय नहीं की गई तो हम एक साफ आदेश पारित करेंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं वो, और क्या वो बाध्यकारी होगा? फिर वही मामला सवाल खड़ा होता है। लेकिन जिस तरह की चीजें हो रही हैं, क्या ये पहली बार हो रही हैं विजय जी इस देश में? इससे पहले भी स्पीकर क्या समय नहीं लेते रहे हैं? देखिए सर, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। पहली बात तो क्या संसदीय कार्रवाई या विधानसभा की कार्रवाई में, क्योंकि यह मुद्दा विधानसभा के अंदर का है, अब कौन स्पीकर है कौन नहीं है, अब इसमें कई पेच आ गए। उदाहरण के लिए हम बात कर रहे हैं शिवसेना के एमएलएस को लेकर। अगर आप इलेक्शन कमीशन का डिसीजन देखें तो उन्होंने तो टेक्निकली जो सिंबल है वो तो शिंदे गुट को दे दिया। यस। तो अगर हम ओरिजिनल बात करें कि भाई ओरिजिनल पार्टी कौन है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का जो अधिकार है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, उनके अपने पावर है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ये भी हमें समझना होगा। उन्होंने सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन सिंबल दे दिया शिंदे गुट को। टेक्निकली तो ओरिजिनल शिवसेना हो गई शिंदे गुट। अब ऐतराज किसको है? जो गुट को सिंबल नहीं मिला, मतलब वो डिफेक्टेड ग्रुप था जो शिंदे गुट के साथ नहीं आना चाह रहे थे। इस बात को भी समझना होगा कि उद्धव ठाकरे साहब शिवसेना के शेयर होल्डर नहीं है, ये कंपनी नहीं है कि आप ये कह देंगे कि मैं मालिक हूं। अब ये तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने अपना नेता चुना और उन्होंने उद्धव ठाकरे की जगह अब शिंदे को चुन लिया। अब शिंदे साहब ये किस आधार पे कहेंगे कि ये पार्टी मेरी है, क्योंकि ये कोई मलकियत तो है नहीं, इसमें कोई शेयर होल्डिंग तो है नहीं, ये इलेक्शन प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो वोट जिसके नेता वो। अब सवाल ये है कि अगर शिवसेना का ओरिजिनल सिंबल और मेजॉरिटी शिंदे गुट के साथ है और शिंदे गुट ने एज ए पार्टी, ओरिजिनल पार्टी
अगर किसी दूसरी पार्टी को साथ देने का फैसला कर लिया है और मिलके एक सरकार बनाई है, तो इसमें अनैतिकता क्या हो गई? सवाल आज ये उठ रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि यह मामला इतना आसान नहीं है। अब रही बात कि अगर मान लीजिए स्पीकर साहब एक शेड्यूल बनाते हैं कि मैं, फॉर एग्जांपल, उनके पास करीब इस समय 50 मान लीजिए एमएलए हैं जिनको उनको इंटरव्यू करना है। अब वो कहेंगे जी मैं हर मंडे सुनवाई करूंगा। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कि साहब आप हर मंडे नहीं, सारे काम छोड़ के इस पे लगे? क्या ये सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आदेश देगा? वो कहेगा जी 50 हैं, हर मंडे को मैं सुनवाई करूंगा, एक व्यक्ति से मुझे पूरी बात समझनी होगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ गए थे, क्या हुआ था, किसी ने रिश्वत दी नहीं दी, उसके साक्ष्य क्या है, एविडेंस क्या है, मैं तो सब कुछ पूछूंगा ना तथ्यों तक जाने के लिए। और 50 एमएलए हैं, 50 हफ्ते लग जाएंगे। अब आप क्या बोलेंगे उसको? फिर वही 52 हफ्ते का साल होता है। तो क्या अब आप ये जोर डाल सकते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे या अध्यक्ष पे, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कि नहीं हम आपको डायरेक्ट देंगे? तो क्या जो स्पीकर है विधानसभा के, आर दे सबऑर्डिनेट टू द जजेस? क्योंकि आप किसको आदेश देंगे? आप उसको ही आदेश दे सकते हैं जो आपके सबऑर्डिनेशन में हो। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि विधानसभा सुप्रीम कोर्ट की सबऑर्डिनेट बॉडी है? तो कई भयंकर मुद्दे खड़े हो जाएंगे इसमें। हो सकता है कि उस समय जिस तरह की दलीलें पेश की गई, इस पे दोबारा विचार हो सकता है, और चीफ जस्टिस साहब ने किस आधार पे कहा, उनके पास क्या आधार है, वो तो वही जानते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, मुझे लगता है कि वो इजाजत नहीं देता है। हाँ, अब किसी और नई व्याख्या को लेके आए तब भी क्या एक इलेक्टेड असेंबली के इलेक्टेड स्पीकर को क्या कोई जज निर्देश दे सकता है? सवाल फंडामेंटल यहां आता है। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। तो होगा क्या कि अगर इस तरह का सवाल आता है तो सर तुरंत उसी दिन मुझे लगता है कि एक ना एक पीआईएल या एसएलपी वापस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो जाएगी कि क्या जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्या स्पीकर को निर्देश दे सकते हैं? फिर उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी। उसका जवाब आने में 6 महीने लग जाएगा, तब तक स्पीकर साहब आराम से रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें सर्कल टू सर्कल गेम चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है उस समय, अब क्योंकि क्या सोच के उन्होंने कहा, हमारे पास पूरे तथ्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है, कुछ तो विजडम दी होगी, लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता ये मामला इतना आसानी से सुलझने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो मुझे लगता है तुरंत उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा उठाया जाएगा और ये मामला बहुत ज्यादा तकरार का हो जाएगा बिटवीन ए पॉलिटिकल सिस्टम और जुडिशरी। और अनफॉर्चुनेटली फिर अगर पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ से जुडिशरी पे क्वेश्चन उठाए जाएंगे विधानसभा या विधानसभा के बाहर, तो फिर शायद जजेस ये नहीं कह पाएंगे कि आप हमारे कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो जो अभी हम एक दूसरे की मर्यादा में रह के काम कर रहे हैं, ये मर्यादा घट जाएगी, जो देश के लिए और हमारी संस्थाओं के लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही, अभी अगर आप देखें तो एक जजमेंट था, लास्ट वीक ही जजमेंट था, जिसमें मेरे ख्याल से हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने कहा था कि आप हमें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुद्दा था, कि आप हमारे ऊपर आक्षेप करिए एज ए पर्सन, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी आलोचना करिए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर इंस्टीट्यूशन या सिस्टम को अंडरमाइन करेंगे तो ये ऐतराज होगा। तो यहां पे इंस्टीट्यूशन है स्पीकर। स्पीकर इज नॉट मिस्टर राहुल नावरेकर, वो इंडिविजुअल नहीं है। स्पीकर इज ए इंस्टीट्यूशन, विधानसभा इज एन इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन, चीफ जस्टिस इज एन इंस्टीट्यूशन।
अब क्या एक इंस्टीट्यूशन दूसरे पे अतिक्रमण करेगा? संविधान ये कहता है आप नहीं कर सकते। तो अब चीफ जस्टिस एज ए इंस्टीट्यूशन अतिक्रमण कर रहे हैं या चंद्रचूड़ एज ए इंडिविजुअल अतिक्रमण कर रहे हैं, सवाल ये भी उठ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह मुद्दा इतना आसान नहीं है। कपिल सिब्बल साहब और उनको वकील के पास तो ये फ्रीडम होती है, वो कुछ भी बोले। ये बात तो कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंघवी भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स नहीं है टू इंटरवीन, लेकिन क्योंकि मुवक्किल है, वकील है, कोर्ट में खड़े होना है, ये तो कह नहीं सकते मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ तो बोलना है। तो यही बोल दिया कि साहब ये देखिए लंबा शेड्यूल बना दिया 1 साल का, आप कुछ करिए। तो जजेस को ये भी कह सकते थे कि देखिए वी कैन नॉट इंटरवीन, एक ऑप्शन ये भी था। जो मैंने आपको पहले बताया पुराने केस में, जो नागालैंड के एमएलए का केस था, उसमें जजेस ने ये कह दिया कि हो तो हुलोन केस में कि हम कुछ नहीं कर सकते, 92 का केस, ये स्पीकर का अधिकार क्षेत्र है। चीफ जस्टिस साहब ये भी बोल सकते थे कि वी कैन नॉट इंटरफियर, इट इज ए मैटर ऑफ विधानसभा एंड विद इन विधानसभा। अब उन्होंने ये बोल दिया है तो विवाद हो गया, इसीलिए हम भी चर्चा कर रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि केवल दिलासा मिल रही है? उद्धव ठाकरे जिस उम्मीद से थे वो न्याय तो उनको नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर हम ध्यान से देखें तो अभी त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है, दशहरा है, दिवाली है, क्रिसमस है, तो ये साल तो ऐसे ही निकल जाएगा छुट्टियों में ही। अगर मामले की फिर से सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का या अदालतों का दरवाजा खटखटाया जाएगा, मुझे लगता है कि जनवरी आ जाएगी। जनवरी तक ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इनके नतीजे भी आ चुके होंगे, 3 दिसंबर को इनके नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव भी नजदीकी आ जाएंगे। और अगर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ना हो और कोई बाध्यकारी को ऐसा फैसला कर दिया गया, तो फिर तो ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो विधानसभा को डिसॉल्व करे और लोकसभा चुनाव के साथ ही अपना जो है चुनाव करा दे। तो फिर क्या इनके हाथ में आएगा, उद्धव ठाकरे के और उनके साथियों के? सर वो तो देखिए पॉलिटिकल डिस्क्रिशन हमेशा है। बीजेपी चाहे तो आज भी मतलब कि डिसॉल्व कर सकती है, स्पीकर चाहे या चीफ मिनिस्टर चाहे तो आज भी डिसॉल्व कर सकते हैं। वो तो पॉलिटिकल ऑप्शन हमेशा ओपन है, उसमें तो कोई मुद्दा नहीं है सर। मुद्दा दूसरा आता है, मुद्दा आता है जिसको हम ये कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर को लेके। कॉन्स्टिट्यूशनल, जो मैं बार बार कह रहा हूं, आर्टिकल 211 और आर्टिकल 212, इनकी सेंटिटी क्या होगी? शेड्यूल 10 में है, उसकी सेंटिटी क्या होगी? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 191(2), इसकी सेंटिटी क्या होगी? हम जो अल्टीमेटली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इसको मानेंगे या नहीं, सवाल इस बात का है। सवाल ये नहीं है कि आप और हम क्या सोच रहे हैं, एमएलए के चुनाव कब होंगे, दिसंबर में होंगे, जनवरी में होंगे, ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा बहुत छोटा है उसके आगे। हम यहां पे आज संविधान को लेके बात कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि अगर कल को जैसे ही मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन आ भी जाता है, तो मुझे लगता है कि यह मुद्दा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सिंप्लीफाई होने की जगह, क्योंकि तुरंत मैं इस मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊंगा वापस कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है स्पीकर को डायरेक्शन देने का। आप ये कह सकते हैं कि भाई निर्णय जल्दी लीजिए, लेकिन क्या आप टाइमलाइन बांध सकते हैं? क्योंकि आप इस बात को मानते हैं कि जो स्पीकर है उसके पास भी विवेक है, वो भी अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा। यही बात जब हम सिलेक्शन ऑफ जजेस का करते हैं, कॉलेजियम का करते हैं, तो उसमें यह कहा गया है कि जजेस विल अप्लाई देयर ब्रेन। जब प्रेसिडेंट को यह कहा जाता है कि प्रेसिडेंट विल डिसाइड, so president will decide based on his discretion on the advice of cabinet but apply his wisdom or brain। तो एक्सपेक्टेशन तो ये है कि जो भी आदमी कुर्सी पे है
वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक प्ले दिया जाता है, जिसको आप एम्बिगुअस भी बोल सकते हैं, जिसको आप ओपन एंडेड भी बोल सकते हैं, एक गुड फेथ, एक टर्म होता है गुड फेथ। मैं एक एग्रीमेंट आपसे साइन करता हूं, मैं गुड फेथ में करता हूं कि आप मुझे क्वालिटी मटेरियल देंगे। कल को आप मुझे मिट्टी भर के दे देते हैं गेहूं की जगह या चीनी की जगह, आप कहेंगे जी मैं इसको चीनी बोलता हूं, पैसे निकालो। मतलब फिर आप कहोगे जी मैंने तो इसको चीनी नहीं बोलता, कि जी मैं तो बोलता हूं ना, आपके कहने से क्या होता है? तो वहां पे फिर ये कहा जाता है कि यार फिर आपने तो कहा था चीनी भेज देना, चीनी में मैंने आधी मिट्टी मिला दी। तो एक गुड फेथ में ये कहा जाता है कि जो मैं आपसे मांग रहा हूं आप पूरा एफर्ट करेंगे कि एक अच्छी क्वालिटी मुझे देंगे, मिट्टी मिला के नहीं देंगे, ये एक्सपेक्टेड है। हर चीज कानून में लिखी नहीं जाती, कुछ मर्यादाएं होती हैं जिसके कारण समाज और देश चलता है। अगर हम उन पे ही क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि भाई राष्ट्रपति का विवेक कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर का विवेक कौन डिसाइड करेगा, जजेस का विवेक कौन डिसाइड करेगा, सिलेक्शन ऑफ जजेस किस आधार पे हुए हैं, जो कॉलेजियम है क्या वो विवेकशील था या नहीं, अब कौन डिसाइड करेगा? फिर तो ये अनएंडिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि सर ये मुद्दा आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक मुद्दा आया था, कपिल सिब्बल साहब और सिंघवी साहब ने अपनी बात रख दी। अगर ये मुद्दा आगे जाता है तो एक्रीमनी होगी, विवाद बढ़ेगा, जो सुखद नहीं होगा। इसमें दो पेंच और हैं, इन पर भी जरा प्रकाश डालिए। जो मैंने शुरू में कहा था कि अर्णब गोस्वामी वाले मामले में विधानसभा ने भी और विधान परिषद ने भी महाराष्ट्र की प्रस्ताव पारित कर रखा है कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जो भी दिशा निर्देश होंगे उसको लेंगे ही नहीं, उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, उसे मानेंगे ही नहीं। और ये उस समय पारित हुआ था जब ये उद्धव ठाकरे एंड कंपनी सत्ता में थे, और यही अब सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं कि जी हमें न्याय दीजिए और स्पीकर को दिशा निर्देश दीजिए। अरे भाई, आपने ही तो कहा था कि स्पीकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के दिशा निर्देश नहीं मानेंगे। अब आप उल्टी गंगा बहाना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। देखिए, वो उन्होंने किस लिए कहा था उस समय, जो उद्धव ठाकरे सरकार ने कहा था उसमें भी यही वकील एडवाइजर होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो यही बड़े वकील एडवाइज कर रहे होंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैंने पहले भी कहा कि देखिए वकीलों के पास बेनिफिट क्या होता है कि आप हवा का रुख देख के अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जज का ये काम होता है कि वो हवा के हिसाब से ना चले, वो कानून के हिसाब से चले। तो अगर उस समय जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये अध्यादेश पास किया था कि हम नहीं सुनेंगे, और आज भी अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ये पास कर देती है, तो क्या आप उसको क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेंगे? तब तो आपने नहीं माना था। तो ये देखिए सर, मेरा क्या कहना है कि ऑप्टिक्स है। अपोजिशन की तरफ से कोर्ट में ये मुद्दा उठाया गया, एक पता नहीं चीफ जस्टिस साहब के दिमाग में क्या होगा, क्या उनके पास तथ्य होंगे जिसके आधार पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और अब तो ये जब तक चीजें, जब ये जजमेंट जब तक सामने नहीं आएगा, आगे मुद्दा नहीं बढ़ेगा। हो सकता है कभी कभी आदमी एक बार किसी मने स्थिति में ऐसा होता है कि वो एक स्टेटमेंट दे देता है, कई बार उसका मतलब नहीं होता। वो सिर्फ ये, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि उनका विधानसभा में इंटरफियरेंस का मुद्दा नहीं होगा। ही मे बी परसुएसिव, ही मे बी मोटिवेटिंग स्पीकर की यार यू नो कंसीडर द टाइम एज वेल। एक मोटिवेटिंग है, मैं डायरेक्शन नहीं दे रहा हूं कि आपको 2 महीने में करना ही है या 1 महीने में करना ही है। मैं आपको डायरेक्शन नहीं दे सकता, मैं आपसे कह सकता हूं कि यार जल्दी कर दो। आई कैन ओनली रिक्वेस्ट, आई कैन मोटिवेट, दैट्स ऑल। तो अगर ये वहां तक है तो मुझे लगता है कि अगली हियरिंग में ये मुद्दा नहीं उठेगा। अगर दोबारा ये मुद्दा उठता है और फिर उस पर कोई रिटर्न स्टेटमेंट आता है कोर्ट की तरफ से, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा बन जाएगा। और जहां तक बात है अर्णब गोस्वामी की, तो उसमें जो अरेस्ट करने से रोक लगाया गया था अर्णब पे, वहां पे अर्णब का फंडामेंटल राइट था, राइट टू लिबर्टी।
तो सुप्रीम कोर्ट ने एज ए अर्णब गोस्वामी को उसका जो फंडामेंटल राइट था, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दूसरा जो उन्होंने अपनी राइट टू लिबर्टी, जो स्वतंत्रता का उनका अधिकार है, उसकी रक्षा करी है। वहां उन्होंने उसके खिलाफ, विधानसभा के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा है कि आप अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, इसीलिए पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों सिचुएशन में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। और जब तक उस पर कोई और जजमेंट नहीं आता, कोई और प्रावधान नहीं आते, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नई गाइडलाइन नहीं इशू की जाती, वो देखनी होगी। लेकिन गाइडलाइन तो आप तभी इशू करेंगे ना सर कि अगर कहीं पे लेजिस्लेटिव गैप है। यहां तो आर्टिकल 212 साफ बोलता है कि आप इंटरफियर कर ही नहीं सकते, तो गैप तो है ही नहीं, यहां तो बहुत क्लियर डायरेक्शन है। फिर शेड्यूल में जो उसका 7 है, मतलब कि क्लॉज 7, उसमें साफ कहा गया है कि कोर्ट विल नॉट इंटरफियर। तो यहां सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि वो गाइडलाइन इशू करे। लेकिन ये मामला विजय जी मोटिवेट करने का है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई स्पीकर को समझाए कि हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। आदेश बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस कि हमारा आदेश है और स्पीकर हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो ये मोटिवेट करने का मामला नहीं है सर। राइटिंग में नहीं दिया ना ये। देखिए सर, जब तक राइटिंग में नहीं आएगा तब तक मैं यही कहूंगा कि ये मोटिवेशन था। अगर ये राइटिंग में आता है तो ये ऑर्डर है। जी जी जी। अंत में मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अपनी सरकार बनाई, या कहें कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। भले ही बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एकनाथ शिंदे को इसमें चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। ऐसे में जिन्होंने ये काम किया, यानी शिवसेना के 55 में से 40 एमएलए टूट करके अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किसी भी कीमत पर उन विधायकों के साथ ऐसी स्थिति पेश आने देंगे कि उनको अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित होना पड़े या घोषित कर दिया जाए। ऐसी सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व उन लोगों के सामने, क्योंकि एक बार अगर कोई अयोग्य करार दिया जाता है तो अगले 6 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम।